एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो चैप्टर फर्स्ट है बॉटनी का, टेक्सोनॉमी एंड ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसमें हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी डाले थे जिसमें हमने टेक्सोनॉमी देखी थी, एंजियोस्पर्म्स के फीचर्स देखे थे। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था टेक्सोनॉमी क्या होता है। और अब हम पढ़ेंगे बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम हमेशा ही आप पेपर देखोगे तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है या फिर आप 8 नंबर का जो क्वेश्चन मानते हो ऐसे वाला, उसमें बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन आता है। इवन माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर में भी बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्ड पूछा जाता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक बॉटनी सेकेंड ईयर पार्ट 4 बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन। पहले देखो स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। देखो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेक्सोनॉमी के कैसे कैसे होती है या टेक्सोनॉमी के मेन फीचर्स क्या हैं। तो हम लोगों ने निकाला था, कंक्लूड किया था कि टेक्सोनॉमी के 4 बेसिक फीचर्स होते हैं। 3 बेसिक फीचर होते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नामकरण करना और तीसरा होता है क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, उसको एक परफेक्ट पोजीशन में रखना कि आप समझ सको कि अच्छा ठीक है, ये एंजियोस्पर्म में प्लांट आता है या ये जिम्नोस्पर्म में प्लांट आता है। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन के वो देखेंगे कि क्लासिफिकेशन के कितने स्टेप्स होते हैं। पहला तो जो डैविश और हेरवर्ड थे, उन्होंने 1963 में ये स्टेप्स बताए थे 4। इन चारों में से जो 3 स्टेप है इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो चौथा स्टेप है वो बहुत डिटेल क्लासिफिकेशन में आता है, उसके बारे में सिर्फ नाम याद रखना कि उसका नाम होता है होलोटेक्सोनॉमी। ठीक है, तो पहला है पाइनियर स्टेप। पाइनियर स्टेप का क्या मतलब होता है? काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा कि लाइकेंस आर द पाइनियर कॉलोनी टू ग्रो ऑन द ड्राई लैंड, और जो आपका एकदम डिज़र्ट वाला एरिया होता है वहाँ पे जो सबसे पहले पाइनियर कम्युनिटी जो आती है वो होती है लाइकेन। अब अगर आप सोचो कि पाइनियर का क्या मतलब होता है, तो पाइनियर का मतलब ही होता है पहला, जो सबसे पहले हो। तो पाइनियर स्टेप क्या होगी? सबसे पहले होगी। ठीक है, इसको एक्सप्लोरेटरी फेज भी कहते हैं, मतलब उसमें हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसमें इन दिस डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द टेक्सा हैव टू बी कलेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड आइडेंटिफाई देम। इसमें क्या करना होता है, इसमें जितने भी उस टेक्सा के प्लांट हैं, जैसे हमको एक प्लांट मिला, हमने एक्सप्लोर किया कि चलो ये नया पेड़ है, फिर उसके जैसे जितने भी और प्लांट हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि चलो ठीक है, हमको ये मिला, इसके जैसा और दूसरा प्लांट है, तो सबका आइडेंटिफिकेशन होता है। दूसरा होता है कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम 2 जगह पे स्टडी करते हैं। उस प्लांट को ग्रो करते हैं, वहाँ स्टडी करते हैं, और दूसरा हर्बेरियम जो होता है उसमें स्टडी क्या करते हैं। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक फाइल जैसा होता है जिस फाइल में आप प्लांट के कट जो पार्ट्स होते हैं उनको पेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने कोई प्लांट निकाला, उसकी लीव हमको मिली, लीव जो होती है पत्ती, वो हमको मिल गई, तो हम क्या करेंगे, उस पत्ती को तोड़ेंगे, अच्छे से सीधा रखेंगे, उसको सुखाएंगे, उसको प्रेस करेंगे और फिर उसको अपनी कॉपी में फाइल में पेस्ट करते हैं और उसके बारे में हम फाइल में लिखते हैं। ठीक है, तो जो वो फाइल बनती है उसको हम कहते हैं हर्बेरियम। ठीक है, तो जो ये पेड़ सेकेंड स्टेज आती है, इसमें हम इस पेड़ के बारे में 2 जगह से पढ़ते हैं। पहली जगह होती है फील्ड, मतलब जहाँ पे वो ग्रो होता है, और दूसरी जगह होती है हर्बेरिया, मतलब फाइल से स्टडी किया जाता है। तीसरा जो बायोसिंथेसिस फेस है, ये बहुत डिटेल्ड नॉलेज को मानता है, मतलब अब इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं, उसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और अभी तक जो हम लोगों ने 2 पढ़ी स्टेप्स, इसमें हम क्या कर रहे थे, हम अकेले भी स्टडी कर सकते थे, पर इसमें हमको क्या चाहिए होती है, पूरी टीम चाहिए होती है स्टडी करने के लिए। ठीक है, और इसमें बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड होता है ये जो थर्ड प्रोसेस है इसको करने के लिए। अब सोचो टीम वर्क में भी बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लगता है, तो अकेले करने में तो बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा। ठीक है, अब आता है अल्फ़ा और बीटा क्लासिफिकेशन। हर टाइप जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। अल्फ़ा में क्या होता है, अल्फ़ा क्लासिफिकेशन वाज डन ऑन द फर्स्ट स्टेप बेसिस। जो पहला पाइनियर स्टेप है उसके बेसिस में अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो हम उसको कहेंगे अल्फ़ा क्लासिफिकेशन।
आपने अगर पहले के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, जो बहुत पहले एकदम स्टार्टिंग के क्लासिफिकेशन थे जिसमें पेड़ों को हर्ब, शब और ट्री में डिवाइड किया गया था, वो अल्फ़ा क्लासिफिकेशन के अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उसको बाहर से देखा कि अच्छा ये तो बहुत छोटे हैं, घास जैसे दिखते हैं, और फिर दूसरा अच्छा ये तो घास से बड़े हैं पर पेड़ से छोटे हैं, और तीसरा ये जो है ये पेड़ हैं, इसमें क्लासिफिकेशन हो। तो हमने क्या किया, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस में उसको देख के हमने क्लासीफाई किया। ठीक है, तो वो जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा क्लासिफिकेशन। बीटा क्लासिफिकेशन जो होता है, इसमें जो लास्ट के 3 थे, 2 इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम 2 पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में 2 को ज़्यादा फोकस दिया गया है, पर जो लास्ट 3 स्टेप है उनके बेसिस में किया जाता है। ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड एंड हर्बेरियम। जो हर्बेरियम और फील्ड से हमको डेटा मिलता है उसके बेसिस में क्लासिफिकेशन करते हैं, और इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए हमको हाई इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम ह्यूमन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स, इनकी मदद से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को देख के क्लासीफाई कर रहे हो तो हम उसको क्या मानेंगे, अल्फ़ा क्लासिफिकेशन। पर अगर उसकी डिटेल स्टडी करके क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो हम उसको कहेंगे बीटा क्लासिफिकेशन। जैसे मान लो कि आपके पास पेंसिल बॉक्स हैं, ठीक है, एक ब्लैक कलर का है, एक वाइट कलर का है। ठीक है, तो आपने दोनों को देख के क्लासिफाई कर दिया कि अच्छा ये काला वाला है, ये गोरा वाला है, ऐसा आपने क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गई, अल्फ़ा क्लासिफिकेशन। पर अगर आपने उसकी स्टडी की, मतलब कि जैसे ये प्लास्टिक का है, ये क्लॉथ का बना हुआ है, इसमें 2 जिप हैं, इसमें 1 जिप है, इसके बेसिस में अगर आपने क्लासिफिकेशन किया तो उसको हम कहेंगे बीटा क्लासिफिकेशन। अब आता है हमारा मेन टॉपिक जो है बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन। तो बेंथर और हुकर, इनके नाम याद रखना, जॉर्ज बेंथन एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। डाल्टन क्या होता है, अपने यहाँ जैसे 2 पार्ट में नाम डिवाइडेड होता है, पहला होता है अपना नाम और दूसरा होता है अपना सरनेम। पर मोस्टली जो इंग्लैंड एंड जो ब्रिटेन की जो कॉलोनीज़ हैं उसमें क्या होता है, कॉलोनीज़ नहीं, ब्रिटेन जो है उसमें 3 नाम होते हैं। एक जो बीच वाला डाल्टन है, इट इज़ नोन एज मिडिल नेम। ठीक है, तो ये अगर डाल्टन का क्लासिफिकेशन भी आता है डाल्टन हुकर का तो कंफ्यूज मत होना। तो 2 ये लोग हैं, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। ये दोनों रॉयल बोटानिकल गार्डन ऑफ ब्रिटेन में क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, फिर इन्होंने एक बुक लाई साथ में, मतलब इन दोनों ने एक किताब लिखी जिसका नाम था जेनरा प्लांटेरियम। ठीक है, उसमें उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में लिखा। ठीक है, और क्लासिफिकेशन लिखा। पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था जुलाई 1886 में, और लास्ट पार्ट आया था अप्रैल 18 ये 1883 है और यहाँ पे 1886 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो जुलाई 1883 में जो है वो पहला आया था, और 1886 में जो है वो लास्ट बुक आई थी। ठीक है, ऑल्दो बेंथम हुकर सिस्टम वाज बेस्ड ऑन नेचुरल क्लासिफिकेशन। जो नेचुरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, जो हम लोगों ने शायद सेकेंड पार्ट में पढ़ा था, है ना, उसके बेसिस में बेंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन था ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड था, बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, सही माना, स्पेशली ब्रिटेन में, और जो अपनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उसमें। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का क्या मतलब होता है, जिन भी कंट्रीज़ में ब्रिटेन ने रूल किया है, जैसे जो इंडिया है वहाँ पे ब्रिटेन का रूल था। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। ठीक है, तो ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस क्लासिफिकेशन को मान्यता दी गई। अब इसको तो तुमको खुद याद करना है, मैंने एक चार्ट टाइप का बना के दिया है, अगर आप चाहो तो आप इसको खुद याद करना। ठीक है, वैसे जो स्टार्टिंग का जो अपन ने स्टार्टिंग में डिटेल पढ़ी, और मेरिट और डीमेरिट, अगर आपको इतना भी याद है ना, तो आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3.5 और 4 अराउंड मिल ही जाएगा। जो क्लासिफिकेशन बनाना है वो वैसे भी ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहता, तो अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो कि हाँ कल एग्ज़ाम है आज पढ़ रहे हैं, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मेरिट में। मैरिट्स का क्या मतलब होता है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, उसमें अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। जैसे हम किसी की प्रशंसा करते हैं ना, लाइक किसी को प्रेज़ करते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो, वैसे वो अच्छाई क्या है इस क्लासिफिकेशन में। पहली अच्छाई ये याद रखना कि जो क्लासिफिकेशन था नेचुरल सिस्टम में बेस्ड था, बहुत हार्ड नहीं है ये कि बहुत ही मुश्किल है क्लासीफाई करना। ठीक है, आप इजीली क्लासीफाई भी कर सकते हो और इजीली याद भी रख सकते हो, मतलब टीचर्स या फिर जो भी पढ़ते हैं उनके लिए है ये। ठीक है,
हैव अ ग्रेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्लांट, द सिस्टम इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है। और इसमें बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से हर्बेरियम में केप्ट करके रखा गया था, तो इसलिए एक्सेप्टेड है। दूसरा, इन लोगों ने जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है दोनों को अलग अलग रखा है, ठीक है। बहुत सारे क्लासिफिकेशन ऐसे थे जिसमें दोनों प्लांट को मिक्स कर दिया गया था, दोनों टाइप ऑफ प्लांट को, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को साथ में रखा गया था, ये सब गलती की गई थी। बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन में जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म दोनों को डिवाइड करके रखा गया है। सबसे पहले रेनल्स को रखा गया है और सबसे लास्ट में ग्रासेस को रखा गया है। मतलब पहले रेनल्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन सबसे लास्ट में किसको रखा गया है? ग्रासेस को रखा गया है। तो अगर किसी को याद हो तो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो ग्रासेस हैं वो मोनोकॉट्स में आती हैं। तो आप इसमें देखो, इन्होंने डाइकॉट को पहले रखा है और मोनोकॉट को, मतलब मोनोकॉट्स को बाद में रखा है। ये चीज़ याद रखने के लिए मैं बोली हूँ, डाइकॉट का नहीं, मोनोकॉट का याद रखना कि जो ग्रासेस हैं वो लास्ट में रखी गई हैं। अरेंजमेंट ऑफ, ये पहले ही बताया था कि जो प्लांट का वे ऑफ लुकिंग है, जो मॉर्फोलॉजी है, उसके बेसिस में क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल बेसिस में क्लासिफाई किया गया है। इसीलिए बहुत इजी है इसको एक्सेप्ट करना, बहुत इजी है क्लासिफाई करना, बहुत इजी है इसको ग्रास्प करना, ठीक है। अब आता है डीमेरिट, मतलब इसमें बुराइयाँ क्या क्या हैं। देखो, पहली बुराई ये है कि जो जिम्नोस्पर्म है which is distinct from angiosperms and their arrangement between monocot and dicot was not justified। पहले मोनोकॉट रखे गए हैं, फिर डाइकॉट रखे गए हैं, उसके बीच में जिम्नोस्पर्म रखा गया है, लास्ट में ग्रासेस रखा गया है। तो ये जो अरेंजमेंट था, ये बीच में अरेंजमेंट बिगड़ गया इनका, मतलब बीच में जो अरेंजमेंट है वो बहुत अनलॉजिकली या फिर अनरीजनेबल जो क्लासिफिकेशन था वो टाइप का इसमें शो किया गया है। जो मोनोकॉट का क्लासिफिकेशन था बहुत अननेचुरली किया गया है, उसको 7 सीरीज़ में बांटा गया है पर किसी ऑर्डर में नहीं बांटा गया। जबकि आप जो नॉर्मली क्लासिफिकेशन पढ़ते हो उसमें किंगडम के बाद ऑर्डर आता है ना। तो इन्होंने किसी ऑर्डर में इन्होंने नहीं बांटा, इन्होंने इसको सीरीज़ में बांटा है। फिर जो मोनोकॉट्स इसमें लीनियसी और MLADC, इसका आप प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। इन दोनों को क्या किया है, ये दोनों को हमेशा रिगार्ड किया गया है जैसे ये क्लोजली रिलेटेड है। मतलब हमेशा जैसे दो दोस्त होते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, तो क्या लोगों को क्या लगता है जनरली, ये दोनों क्या हैं? सिस्टर्स हैं, ठीक है, बहन है या बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको अलग अलग रख दिया, दूर दूर रख दिया। हमेशा ये साथ साथ रहते थे, एक ये दोनों साथ साथ हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, दूर दूर रख दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डीमेरिट्स में आती हैं। अगर आपको ये पूरा लेक्चर याद रहेगा ना, आपको पक्का 5 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। होप यू लाइक इट। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।